नमस्कार। यूपी तक के मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संतोष और इस बुलेटिन में हम बताएंगे वो खबरें जो हैं तमाम अखबारों की सुर्खियां और जिनका है आपसे सरोकार। तो शुरुआत उत्तर प्रदेश पुलिस के उस एनकाउंटर से जो शामली में हुआ। बीती रात शामली पुलिस ने 1 लाख के इनामी को मुठभेड़ में मार गिराया। मारा गया बदमाश संजीव जीवा माहेश्वरी और मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर था। 1 लाख के इनामी फैसल को शामली पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। बताया जा रहा है कि इस बदमाश की तलाश में शामली पुलिस लगातार जगह जगह पर छापेमारी कर रही थी और इसी बीच में शामली पुलिस को जानकारी मिली कि एक अपने अन्य साथी के साथ शामली के एक इलाके में पहुंचा हुआ है। वहीं पर पुलिस से मुठभेड़ हुई और इस 1 लाख के इनामी बदमाश को शामली पुलिस ने मार गिराया। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार बदमाशों का एनकाउंटर किया जा रहा है। मार्च 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में 257 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं और वहीं कई बदमाश घायल होकर गिरफ्तार कर जेल भेजे जा रहे हैं। यानी अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार अपनाए हुए है और बदमाशों की गोली का जवाब गोली से दे रही है। इसके बाद बात सियासत की कर लें। चुनाव भले ही बिहार में हो रहे हों, लेकिन चुनावी तपिश उत्तर प्रदेश को भी, उसकी राजनीतिक सरगर्मियों को भी गरमा रही है। वजह बिहार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री के तौर पर मुकेश सहनी को बताया गया, उम्मीदवार बताया गया कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। दरअसल मुकेश सहनी के उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद सवाल उठने लगा कि 2% यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, 12% वाले मुकेश सहनी को कहा गया कि वो जिस बिरादरी से आते हैं उस बिरादरी के इतने वोट बैंक हैं, उप मुख्यमंत्री बनेंगे और 18% वाले बिहार में मुसलमान सिर्फ दरी उठाएंगे। इस बात को लेकर के एआईएमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने सवाल खड़े किए। उन्होंने भी यही बात कही, लेकिन आखिरी में कहा कि मुसलमानों वरना बीजेपी आ जाएगी। ये डराने की राजनीति हो रही है, सिर्फ मुसलमानों के हित की बात करते हैं, हित करता कोई नहीं है। इस बात को लेकर के सियासत भले ही बिहार में हो रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी बयानबाजी और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर, मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर जिस तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में इर्द गिर्द घूमती रही है, वो अपने आप में हमेशा ज्वलंत मुद्दा रही है और बिहार चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश में भी सियासी गर्मी बढ़ गई है। इसके बाद बात कासगंज में बीती रात हुए एक दो समुदायों के बीच झड़प की कर लेंगे। कासगंज के सोरो इलाके में शराब पीने के विवाद में झगड़ा हुआ और झगड़े में बात इतनी बढ़ गई कि इसमें गोली चल गई। लाठी डंडों के साथ फायरिंग की जाने लगी। दोनों पक्षों की तरफ से दो समुदायों के बीच में फायरिंग हुई। कहा जा रहा है कि अवैध असलहों का भी इस्तेमाल हुआ, लाइसेंसी हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ और इस मारपीट में करीब 6 से 7 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि हम दोनों ही पक्षों की शिनाख्त कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मारपीट की घटना साफ दिखाई पड़ रही है कि फायरिंग होते दिखाई पड़ रही है। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि इन लोगों के द्वारा फायरिंग की गई, अवैध असलहों से फायरिंग की गई और पुलिस इन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। बहरहाल कासगंज पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो और तमाम अन्य वीडियोस के सहारे बलवा करने वाले तमाम लोगों को तलाश में लगी हुई है। करीब 7 से 8 लोग पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मायावती अपने अप्रत्याशित फैसलों के लिए हमेशा जानी जाती रही हैं। मायावती ने हाल ही में अपने कानपुर और लखनऊ के जोनल कोऑर्डिनेटर को शमसुद्दीन राइन को निष्कासित कर दिया। कहा तो गया कि वो पार्टी संगठन को मजबूती नहीं दे पा रहे थे, वो पार्टी संगठन में मजबूती से काम नहीं कर रहे थे, पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगे थे। लेकिन चर्चा कुछ और है। चर्चा यहां तक है कि जोनल कोऑर्डिनेटर शमसुद्दीन राइन ने मायावती का फोन नहीं उठाया। उनको हाल ही में लखनऊ और कानपुर का जोनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था
और जोनल कोऑर्डिनेटर बनाए जाने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनको फोन किया और वो फोन नहीं उठाया। कहा जा रहा है कि शमसुद्दीन राइन के इस फोन न उठाने की हिमाकत के चलते उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। ये बात चर्चा में है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा में है कि यह हिमाकत बर्दाश्त नहीं हुई और जोनल कोऑर्डिनेटर के पद से न सिर्फ हटाया गया बल्कि पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने निष्कासन की चिट्ठी जारी करते हुए कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते शमसुद्दीन राइन को पार्टी से निष्कासित किया गया है। इसके बाद बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आग लगने की घटनाओं को लेकर गंभीरता से लेते हुए कहा है कि अब हर क्षेत्र में एक फायर स्टेशन और फायर कर्मियों की बाकायदा भर्ती होगी। तमाम जो संसाधन है वो हम मुहैया कराए जाएंगे, क्योंकि आग लगने की घटनाओं के चलते न सिर्फ माल की हानि होती है बल्कि लोगों की जानें भी जाती हैं, बड़ी संख्या में लोग घायल होते हैं। और अब अग्निशमन केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी और जो फायर स्टेशन हैं उनके रिसोर्सेस हैं उनको भी बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही आज सबसे बड़ी छठ पूजा को लेकर जो ट्रेनों में भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बात अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करें तो लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम स्टेशन, चाहे वो मुगलसराय हो, मुगलसराय यानी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, या फिर प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, ये कुछ ऐसे स्टेशन हैं जहां से बिहार की तरफ जाने वाली गाड़ियां गुजरती हैं और जहां से ट्रेनों में भीड़ बेतहाशा हुई है, जिसको लेकर जीआरपी पुलिस को साफ निर्देश दिए गए हैं कि जैसे कुंभ में पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर काम किया है, ऐसे अब जीआरपी को भी काम करना होगा। ट्रेन में अगर भीड़ बढ़ती है तो लोगों को समझा बुझाकर उनको ट्रेन की छतों पर न चढ़ने दिया जाए, किसी भी तरीके से गेट पर न लटकने दिया जाए, दूसरी ट्रेन से सफर करने के लिए उनसे गुजारिश की जाए, लेकिन बल प्रयोग न किया जाए, लोगों को समझाया जाए, क्योंकि लोग छठ पूजा के लिए अपने घर जाना चाहते हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोग किसी भी तरीके से जाना चाहते हैं, भले ही उनकी जिंदगी पर खतरा मंडरा जाए। तो पुलिसिंग को लेकर के स्पष्ट निर्देश है कि लोगों को समझा बुझाकर ही उनके जो ट्रेन है उसमें सफर करने के लिए उनके गुजारिश की जाए, किसी भी तरीके का बल प्रयोग न किया जाए। तो ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। यूपी तक में आज इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। मुख्तार अंसारी का खादिम तो बहुत छोटा आदमी है, आप तो बड़े नाम ले रहे हैं। खादिम तो बहुत छोटा आदमी है। इस छोटे से शहर में एक मामूली सा गली में रहने वाला, जिसके घर में 2 महीने तक 2.5 फीट पानी खड़ा रहता है, जिसके पास जनरेटर नहीं है, रहा ही नहीं कभी, तेल के पैसे ही नहीं हुए, तो हवा का गुजर भी नहीं है। इतनी लंबी सियासत में एक आरामदेह घर जो शख्स नहीं बना सका, उसे कहाँ इतने बड़े नामों से जोड़ रहे हैं आप। मैं तो मुर्गी चोर हूं, बकरी चोर हूं, भैंस चोर हूं, फर्नीचर चोर हूं, किताब चोर हूं। चोर से कहाँ आप इतने बड़े लोगों को। हाँ, ये बात अलग है कि मैं चोर इस तरह का हूं कि मैंने कहा कि जाओ ये चोरी कर लाओ। 120 का मुलजिम, धारा डकैती की लगी है, धारा चोरी की नहीं है, क्योंकि चोरी की धाराएं होती तो 3 साल में मैं सारे मुकदमों से बरी हो गया होता, काट लेता सजा, काट ही ली 5 साल। लेकिन एक मुकदमे में 19 साल की सजा है, एक में सिर्फ, और 114 में फैसला होना बाकी है, और पूरे घर पर लगभग 350 मुकदमे हैं। मरी हुई मां पर है, परेशान हूं कि कब्र से कैसे निकाल कर लाऊं, उनकी गवाही कैसे होगी। तो इतना आजाद हिंदुस्तान में इतनी मोहब्बत किसी परिवार, किसी शहर, मेरे साथ और मेरों के साथ इतनी मोहब्बत किसी ने नहीं की होगी, शायद नाजियों ने भी नहीं की होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन जिसने किया उसने आपको ही टारगेट क्यों किया? मैं बुरा था। मैं 125 करोड़ के हिंदुस्तान में इतना टारगेटेड हूं, यही मेरा मेडल है।
यही मेरा मेडल है और यही सदियों मुझे याद रखाएगा। लगता है आप जेल में इतने समय तक इतना कुछ आपने झेला कि अब आपको जेल में या मैंने बहुत पुरसुकून रहते थे, बहुत सुकून रहते थे। पुरसुकून, कुछ ये मालूम ही नहीं था कभी निकलेंगे। जब ये एहसास हो गया कि शायद निकलेंगे ही नहीं तो फिर पुरसुकून हो गया। देखिए, जीने की ख्वाहिश किसकी होती है? जिसके पास जिंदगी होती है। और जब जिंदगी ही नहीं रहे तो जीने की ख्वाहिश क्या होगी? तो वहां जिंदगी कहाँ थी? तो एहसास भी नहीं था। बाहर आने के बाद लगता है कि नई जिंदगी फिर से शुरू होगी, फिर से सियासत, मालूम फिर से नहीं वही कब आजम तक, खान। क्या मालूम कब तक बाहर। 3 साल रहने के बाद भी तो बाहर 2-3 महीने रहे थे, फिर चले गए थे अंदर। क्या खबर।